हेलो हाय नमस्कार भाई सभी लोग कैसे हो। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड विथ मनीष भाई। एक 15 मिनट 10 मिनट्स का वीडियो होगा जिसमें मैं सारे कॉमन कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिकेटर आप लोगों को बता दूंगा। जिसमें मैं बताऊंगा बर्थ रेट के बाद बताऊंगा मैं आप लोगों को बर्थ रेट, डेथ रेट, रिप्लेसमेंट लेवल, क्रूड रेट, आईएमआर, एमएमआर एंड द एज स्ट्रक्चर। भाई इसको देख लेना, 4 नंबर पूरे वीडियो से पक्के। बस 15 मिनट। भाई कितने आदमी थे कालिया, भाई कालिया को भी नहीं पता क्यों, सरदार को भी नहीं पता क्यों, क्योंकि सरदार लोगों को सारे ये कॉमन कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिकेटर नहीं पता। तो आइए आज उसको फाइंड आउट करेंगे हमारे चैनल लर्न विथ मनीष में। तो भाई बहुत शानदार वीडियो होगा, इसको पूरा देखना भाई, पूरा मुश्किल से 10 मिनट का वीडियो। चलते हैं स्लाइड की ओर पे। तो भाई यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे बर्थ रेट। अगर बर्थ रेट की बात करें तो भाई इसी को हिंदी में क्या बोल देते हैं, जन्म दर। क्या बोल देते हैं, जन्म दर। की भाई बर्थ रेट क्या होता है। अगर बर्थ रेट की भाई हम सिंपल सीधी सादी उसमें लैंग्वेज में बोलें तो नंबर ऑफ लाइव बर्थ। नंबर ऑफ लाइव बर्थ कितनी होंगी भाई, नंबर ऑफ लाइव बर्थ होंगी बेबीज की, जिसको कितना लेना है, टोटल पॉपुलेशन पे करना है। टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय इनटू 1000। तो ये हमारा सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस पे हम अपनी थ्योरी लिख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ईयर में, एक पर्टिकुलर एरिया में, एक ईयर में जितने बच्चों ने जन्म लिया, लेकिन वो जो बेबी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, लाइव बर्थ होनी चाहिए। तो इसको हम कह देंगे बर्थ रेट। तो बर्थ रेट की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम, it is the number of live birth per thousand, 1000 पॉपुलेशन, इट इज नोन एज द बर्थ रेट। तो भाई बर्थ रेट 2 नंबर में लिखने आ सकता है। सेम भाई डेथ रेट कुछ नहीं है, डेथ रेट सेम इसी के जैसे जस्ट चलेगा। बस हमको जहाँ पर नंबर ऑफ लाइव बर्थ रखना है वहां पर हमको नंबर क्या रख देना है, नंबर ऑफ डेथ रेट। कि भाई एक पर्टिकुलर एरिया में अगर जितने भी बेबीज हो रहे हैं तो उनके 1000 में से उन बेबीज में हमको देखना है कि कितने बेबीज ऐसे हैं जो मरे पैदा होते हैं, मतलब जिनकी पैदा होते साथ क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो उसको हम कहते हैं डेथ रेट। तो भाई इसका भी सिंपल हम फॉर्मूला निकाल लेंगे, नंबर ऑफ डेड बेबीज अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000। तो भाई इस तरीके से हम बर्थ रेट भी अपना निकाल लेंगे कि एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी बेबीज बर्थ हुए उनमें से कितने डेड बर्थ होती हैं, उसको हम कंसीडर करते हैं। भाई दोनों का डेटा हमको जो लेना है वो 1000 में लेना है। ये दोनों में डिफरेंस नहीं है, दोनों में सेम है कि 1000 में लेना है। बस नंबर ऑफ लाइव बर्थ और नंबर ऑफ डेथ रेट का देखना है और एक पर्टिकुलर एरिया देखना है। और पर्टिकुलर एरिया के साथ साथ एक पर्टिकुलर ईयर, किसी भी एक ईयर को इसमें कंसिडर किया जाता है। तो भाई ये बर्थ रेट है, डेथ रेट है, दो दो नंबर का आएगा। इसको सेम हमको यही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट भाई हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हमारी क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं देखूंगा रिप्लेसमेंट लेवल। भाई रिप्लेसमेंट लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो। ये थोड़ी सी टिपिकल चीज है। रिप्लेसमेंट लेवल की बात करें तो कुछ नहीं होता, इसकी सिंपल सीधी सादी जो डेफिनेशन क्या होता है, इट इज द लेवल ऑफ fertility rate. It is the level of fertility rate at which population exactly replace itself from नेक्स्ट जनरेशन। भाई ये तो डेफिनेशन है जो नहीं समझ में आएगी, थोड़ा सा हो सकता है टिपिकल है, लेकिन उसको देखेंगे भाई। ये बात इस चीज़ की हिंदी में सीधी सादी बात करें कि अगर देख क्या है, जैसे जनरेशन 1 है, मैंने यहाँ लिख दिया जनरेशन 2, यहाँ पर लिख दिया जनरेशन 3। जनरेशन 1, जनरेशन 2। जनरेशन 1 में मैं किसको कंसीडर करता हूँ, पेरेंट्स को। किसको कंसीडर करता हूँ, पेरेंट्स को। पेरेंट्स में कौन होंगे, एक होंगी मदर और दूसरी होंगी फादर। भाई मैं आ जाता हूँ जनरेशन 2 पे। अब इनके जो बेबीज होंगे, सपोज कर इनके भी कितने बेबीज हुए, 2 बेबीज हुए, मतलब इनके भी 2 बच्चे। तो भाई जब इनके 2 बच्चे हैं तो भाई ये दो जो बच्चे हैं, यही 2 बच्चे आगे किसको, अपने पेरेंट्स को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। भाई ये ओल्डर होते जाएंगे, ये यंग होते जाएंगे, तो यहाँ पर ये इनको क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। मतलब जो इनकी ओल्डर पॉपुलेशन थी, इसको जो यंगर वन है वो इसको रिप्लेस करिए। अब भाई जनरेशन 3 की अगर हम कंडीशन देखें, फिर जनरेशन 3 में कितने बच्चे होते हैं, इसके आगे 2 बेबीज होते हैं, क्योंकि भाई ये भी एडल्ट होंगे। इनके बाद ये जनरेशन थर्ड आएगी, अगर इनके भी 2 बेबीज होंगे तो ये जो कंडीशन बनेगी इसको हम कहेंगे स्टेबल कंडीशन। तो इसमें एक कंडीशन है भाई कि 2 पहले पेरेंट्स है, उसके बाद पेरेंट्स के बाद फिर से 2 बेबीज होंगे। तो यही जो 2 बेबीज होंगे किसको रिप्लेस कर देंगे, अपने पेरेंट्स को रिप्लेस कर देंगे। और अगर जनरेशन 3 में भी 2 बेबीज होते हैं तो इस कंडीशन को हम क्या कह देंगे कि जो पॉपुलेशन है वो हमारी स्टेबल है। तो भाई ये कुछ नहीं होता है, इसी को हम रिप्लेसमेंट लेवल कहते हैं। रिप्लेसमेंट लेवल को और हम सीधा साधा अगर कहाँ पर समझ सकते हैं कि जब हमारा डेथ रेट इक्वल टू क्या हो जाए,
बर्थ रेट। क्या हो जाए? डेथ रेट। और बर्थ रेट जब हमारा इक्वल हो जाता है तो हम कहते हैं कि जो हमारा ग्रोथ रेट है वो कितना हो जाएगा? ज़ीरो। जो ग्रोथ रेट है वो क्या है? ज़ीरो। मतलब डेथ रेट इज इक्वल टू बर्थ रेट, इट मीन्स ग्रोथ रेट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? ज़ीरो। और इसी को हम क्या कह देते हैं? रिप्लेसमेंट लेवल। अब भाई इसको एक डेटा रखा गया है, एक बेंचमार्क सेट किया गया है कि जो रिप्लेसमेंट लेवल है वो कितना होगा? 2.1। भाई ऐसा सेट है, ठीक है, ये कंट्री के लिए सेट है। तो अगर किसी देश का रिप्लेसमेंट लेवल किसी देश का जो फर्टिलिटी रेट है, अगर वो 2.1 से क्या है? नीचे है, 2.1 से नीचे है, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। अगर 2.1 से फर्टिलिटी रेट क्या है? 2.1 से फर्टि सॉरी, मैंने जो कंडीशन बताई ये कंडीशन उल्टी हो गई। 2.1 से क्या है? अगर नीचे है तो हम कह देंगे जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रही है। लेकिन अगर 2.1 से उनका फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है तो हम कह देंगे कि पॉपुलेशन क्या हो रही? ग्रोथ हो रही। और अगर 2.1 के जस्ट इक्वल है तो हम कह देंगे ग्रोथ रेट ज़ीरो। मतलब क्या कह देंगे? कि स्टेबल है। तो ये तीनों कंडीशन ये रिप्लेसमेंट लेवल की आप लोग अच्छे से याद कर लेना। ये पूछा जाता है कुछ कुछ देश में जो रिप्लेसमेंट लेवल है वो, मतलब जो ग्रोथ रेट है वो बहुत कम हो गया, मतलब पॉपुलेशन वहाँ की दिन पे दिन क्या हो रही है? डिक्लाइन हो रही है। तो कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जैसे जापान, रशिया वगैरह में सारी चीज़ हमको देखने को मिल रही है। तो रिप्लेसमेंट लेवल याद रखना, जहाँ पर डेथ रेट और बर्थ रेट क्या होते हैं? ज़ीरो। और जो यंगर जनरेशन होती है वो पुराने जनरेशन को रिप्लेस कर देती है। अब भाई जो इस स्लाइड में मैं तुमको बताने वाला हूँ वो भी इम्पोर्टेंट है, क्रूड रेट। भाई क्रूड रेट को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो क्रूड रेट क्या होता है? ये एक रफ डेटा होता है। क्या होता है? रफ डेटा। अब रफ डेटा कैसे होता है? कि भाई हमारे देश की पॉपुलेशन तो जैसे सपोज कर लेंगे हम कितनी है? 130 करोड़। 130 करोड़, तो भाई 130 करोड़ का डेटा तो हम लेंगे नहीं। तो जब हम किसी भी चीज़ का कैलकुलेशन 1000 बेस बनाकर करते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं? क्रूड रेट की। जैसे हम बर्थ रेट भी निकालते हैं तो उसमें भी हम 1000 लेते हैं। अगर हम डेथ रेट भी निकालते हैं तो उसमें हम 1000 डेटा, तो ये जो 1000 डेटा होता है ये हम स्टडी के लिए निकालते हैं और इसी को हम कहते हैं क्रूड रेट। क्या कहते हैं? क्रूड रेट की मतलब हमने एक सिस्टमेटिक रफ डेटा तैयार किया जिसको 1000 बेस माना, दैट इज द क्रूड रेट। भाई आईएमआर की बात करें तो इसका फुल फॉर्म भी किसमें पूछा जा सकता है? पेपर में पूछा जा सकता है। एक नंबर ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मतलब होता है शिशु। क्या होता है? शिशु। और एमएमआर का क्या हो जाता है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो मैटरनल मतलब मातृत्व और मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु। तो ये दोनों चीज भी आप लोग याद रख लेना, ठीक है। अगर इन्फेंट की बात करें, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो इसमें 1 ईयर कंसिडर करना है। ऐसे बच्चे जो 1 साल के अंदर जिनकी क्या हो जाती है? डेथ, और उनको भी हम 1000 से कंसिडर करेंगे तो उसको हम कहते हैं आईएमआर। अब एमएमआर क्या होता है? कि ऐसी वुमेन जिनकी डेथ कब हो जाती है? प्रेगनेंसी के दौरान, मतलब डूरिंग द प्रेगनेंसी जिनकी डेथ हो जाती है उनको हम कहते हैं मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। तो बस हमको याद रखना है कि जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट होता है इसको हमको 10,000 पे कंसिडर किया जाता है, बाकी सारी चीज़ें एक एक हज़ार पर कंसिडर की जाती है। भाई हम इसका फॉर्मूला भी आईएमआर का और एमएमआर का दोनों का फॉर्मूला बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। अगर आईएमआर का निकालना है तो आईएमआर का क्या हो सकता है? कि लाइव बर्थ अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू हम 1000 से कर देंगे तो इससे हमारा इन्फेंट निकल जाएगा। लेकिन इन्फेंट में 0 से 1 ईयर के बच्चों को यहाँ पर हमको रखना है। इसी तरीके से हम एमएमआर का फाइंड कर सकते हैं। अगर एज स्ट्रक्चर की बात करें तो एज स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आ सकती है? एज स्ट्रक्चर में हमारा जैसे क्या आ सकता है? डिपेंडेंसी रेशियो क्या आ सकता है? डिपेंडेंसी रेशियो आ सकता है। तो डिपेंडेंसी रेशियो की जब भी हम बात करेंगे तो डिपेंडेंसी रेशियो किसी भी देश का क्या होना चाहिए? कम। अगर डिपेंडेंसी रेशियो ज़्यादा है मतलब आपकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। डिपेंडेंसी रेशियो में किन लोगों को लेते हैं? टू ओल्ड पीपल को। टू ओल्ड मतलब जो वर्क नहीं कर सकते या फिर चिल्ड्रन हैं या फिर बहुत छोटे हैं वर्क करने के लिए, उनको भी हम डिपेंडेंसी रेशियो में लेते हैं। और इसमें एक याद रखना, वर्किंग एज वर्किंग एज जो होती है वो होती है 15 to 64। तो इस एज से हमको पता लगेगा कि जो 15 से बिलो हैं या फिर जो 64 से ज़्यादा हैं तो उसको हम किस में रख सकते हैं? डिपेंडेंसी रेशियो। डिपेंडेंसी रेशियो मतलब कि एक घर में एडल्ट है उसके सहारे कितने लोग उस पर डिपेंड है, उसको कहते हैं डिपेंडेंसी रेशियो। तो किसी भी देश की इकोनॉमिक कंडीशन को तब अच्छा पता लगती है जब डिपेंडेंसी रेशियो कम हो ना कि ज़्यादा हो। तो ये डिपेंडेंसी रेशियो होता है, इसको भी हमको याद रखना है, ठीक है। अब इसी के साथ और इस
मतलब और क्या क्या चैप्टर में पूछ सकता है, जैसे एक चीज और इसमें से हम देख लेते हैं, जैसे पूछता है चाइल्ड बेयरिंग एज ऑफ वुमेन। तो चाइल्ड बेयरिंग एज ऑफ वुमेन हमको याद रखना है। चाइल्ड बेयरिंग एज वुमेन जब भी हमको क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें हमसे एज वगैरह क्या करता है, पूछ लेता है। तो चाइल्ड बेयरिंग एज में हमको याद रखना है 15 to 49 जो भी वुमेन होंगी वो चाइल्ड बेयरिंग एज होती है। तो चाइल्ड बेयरिंग एज इसमें आ सकती है कि व्हाट इज द चाइल्ड बेयरिंग एज, तो याद रख लेना दैट इज द 15 to 49 एज। तो ये सारी चीज मैंने आप लोगों को दो दो नंबर के हिसाब से बता दी है, तो आप लोग याद रख लेना। एक्रूड रेट क्या होता है, जो रफ डेटा होता है। IMMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, MMR मैटरनल मोर्टेलिटी। एज स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें डिपेंडेंसी रेशियो मतलब जो लोग बहुत छोटे हैं या जो लोग बहुत सीनियर सिटीजन है, काम नहीं कर पाते, वो डिपेंडेंसी रेशियो हमेशा किसी भी देश का कम होना चाहिए। तो ये सारी चीज मैंने आप लोगों को बताई है, तो ये सारी चीज आप लोग याद कर लेना। रिप्लेसमेंट लेवल मैंने बताया, जहाँ पर डेथ रेट बर्थ रेट जीरो हो जाएगा। ग्रोथ रेट अगर 2.1 को एक कंसिडर बेंचमार्क बनाया गया, अगर इससे फर्टिलिटी रेट कम है तो पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी, ज्यादा है तो डिक्रीज होगी, और इक्वल है तो ग्रोथ रेट क्या जाएगा हमारा जीरो। मैंने यहाँ पर जनरेशन 1 to जनरेशन 3 करके आप लोगों को बताया। तो ये सारी चीज आप लोग प्लीज पढ़ लेना, पेपर में आती है, ठीक है। और बर्थ रेट और डेथ रेट ये सबसे इजी कॉन्सेप्ट है, ये भी पेपर में लेकिन आता है भाई, ठीक है। इसके बाद पेपर में और जो कुछ कुछ चीज आ सकती है उसको आप लोग याद रख लेना। जैसे कि आ जाता है कभी कभी एज का पिरामिड आ जाता है, तो पिरामिड वगैरह अगर आप लोगों को ना बनाता हो तो एनसीईआरटी में चीजें दी गई हैं, ठीक है। इसमें एक चीज और याद रखना, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की शुरुआत हमारे देश में 1952 से हुई थी। और जब 1975 में हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी तो इसका नाम कुछ चेंज कर दिया गया था। तो ये जितनी भी चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको आप लोग देख लीजिएगा, तो दो दो नंबर के जो भी आंसर आएंगे आप लोग इसको लिख पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस लर्न विथ मनीष। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, देश को आगे बढ़ाते रहो। जय हिंद।